भाग 16 कितना? भाग 17 भाग 17 भाग 18 भाग 18 और सबसे लास्ट में भाग 20। सबसे लास्ट में भाग 20। ये हो गया कंप्लीटेड। ठीक है, 22 चैप्टर भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए लिखिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। जी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाहरी क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम, क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि का परिवर्तन। ब्रैकेट में लिख लीजिए आंतरिक क्षेत्र का। अब 2-3 में क्या अंतर है थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर बाहरी क्षेत्र को अगर भारत अपने में मिलाता है, जैसे पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को मिलाता है, चाइना के किसी क्षेत्र को मिलाता है, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का यूज होगा। लेकिन बिहार को मान लिया जाए अलग करता है, बिहार का नाम परिवर्तन करता है, एरिया परिवर्तन करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 4 लिखिए। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया। अनुच्छेद 4 में है 2 और 3 की प्रक्रिया। अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया नोट में लिखिए वहां पे 2-3 की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया में ब्रैकेट में लिख लीजिए साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी। यानी कि नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, एरिया वगैरह में जब परिवर्तन करेंगे ना, तो कौन सा मेजोरिटी होगा? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साधारण बहुमत। ठीक है, इसके बाद नोट में लिखिए अनुच्छेद 2 के क के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 2 के क के तहत, 2 के क के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। और उसी में लिखिए 35वां संविधान संशोधन 1975, 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सहायक राज्य का दर्जा, 35वां संविधान संशोधन 75 के द्वारा सहायक राज्य का दर्जा, और 36वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन था 74 में, 1974, मिच माच मत की। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को मिला था सहायक राज्य का दर्जा। ठीक है, सहायक राज्य का दर्जा। उसके बाद लिखिए 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्लियर हो गया? 2 का को जो था ना, वो सिर्फ सिक्किम को मिलाने के लिए था। वर्तमान में लिख लीजिए, वर्तमान में 2 का को नहीं है, संविधान में 2 का को नहीं है। जी हाँ, 1975।
क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद इसी में हेडलाइन दीजिए, देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण, जल्दी जल्दी लिखिए, शॉर्ट चीज है ये सब। देशी रियासतों का एकीकरण, इसमें लिखिए आरंभ में कुल 562 देशी रियासत थे। आरंभ में कुल कितना था? 562। 10 पाकिस्तान जाने के बाद 552 बचा। 500, देखिए हुआ क्या था, जब भारत आजाद हो गया था ना 47 में, 2 मिनट सुन लीजिए, आजाद हो गया था तो टोटल हमारे पास देशी रियासत दो प्रकार का हमारे यहाँ क्षेत्र था। एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरी तरीके से ब्रिटिश अपने कंट्रोल में रखा था, उसको हम नाम दिए थे ब्रिटिश क्षेत्र। तो जब ब्रिटेन जाने लगा तो छोड़ के दे दिया भारत सरकार को कि ये क्षेत्र लीजिए। वैसे प्रांत की संख्या था 9। वैसे कितना प्रांत था? हाँ 9 प्रांत था, जिसको ब्रिटिश भारत कहा गया था। ठीक है, इसके बाद 562 जो था वो देशी रियासत था। देशी रियासत मतलब जहां राजा शासन करता था। ठीक है, जब देशी रियासत 552 था तो आजादी के बाद जब माउंटबेटन योजना आया, सुनिए ध्यान से सुनिए कहानी। आजादी के बाद जब माउंटबेटन योजना आया तो उसमें 562 देशी रियासत, जो 562 राजा यहाँ था शासन कर रहा था, उसको बोला गया कि आपके पास 3 कंडीशन है, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या तो आप स्वतंत्र रहो। तो 562 में से 10 चला गया पाकिस्तान में, तो भारत में कितना बचा? 552 बचा। अब 552 में से लगभग 400 तक ठीक ठाक से बोला कि चलो ठीक है हम भारत में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 200 साल तक ब्रिटिश यहाँ पे गुलाम बनाया, राजा अब राजा रहा नहीं, उसमें इतना पावर नहीं रहा कि वो यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया जाए। लेकिन कुछ राजा अभी भी मजबूत स्थिति में था। अल्टीमेटली 4 लोगों पर ये जिम्मेवारी दिया गया था कि सारा जो देशी रियासत है उसको मिला करके क्या करो, एक अखंड भारत बनाओ। और ये 4 लोग जो थे उसमें पहला थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा था लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा थे बीपी मेनन। ये 4 व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया गया था कि 552 देशी रियासतों को क्या करो, एक करो। तो जो कमजोर था उसको तो डरा धमका के हम लोग एक कर लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे देशी रियासत थे जो बहुत मजबूत स्थिति में था। और सब लोग को हम लोग तो ऐसे सिर्फ 3 का नाम याद रखते हैं कि 3 लोग को मुश्किल से मिलाए थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। लेकिन 3 के अलावे लगभग 50 ऐसे देशी रियासत था जो और बहुत अच्छी स्थिति में था, और बावजूद भी हमने उसको मिलाया, डरा धमका के, बहला फुसला के। इस पे लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि एक लंबी कहानी है, जानना जरूर है, लेकिन अभी ये टारगेट बैच है, ये फाउंडेशन जब शुरू करेंगे ना तब एक करके बताएंगे। तो 552 में से 549 को मिला लिया, बचा 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों को मिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई भारत सरकार ने लड़ी, और वो लड़ाई को जानना आपको जरूरी है, लेकिन आज नहीं, फाउंडेशन में। जूनागढ़ को अल्टीमेटली हमने मिलाया था जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को मिलाया था सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर का मामला आपको पता है विलय पत्र पर सिग्नेचर के द्वारा मिलाया था। जूनागढ़ का शासक का नाम था मोहम्मद महावत खान साहब, है ना, वो अलग ढंग का इंसान था, महापागल टाइप का इंसान था। कैसे मिलाया था वो देखेंगे। इसके बाद हैदरा का शासक का नाम था मीर उस्मान अली बहादुर खान। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीर देशी रियासतों में एक से, भारत का नहीं दुनिया का। कितना मुश्किल से भारत ने इसे मिलाया था। और तीसरा जम्मू कश्मीर की कहानी सबको पता ही है, हरि सिंह की कहानी, कभी चर्चा करेंगे। तो इन तीनों को मिला दिया गया। तो क्या तक लिखे थे 562 में 552 बचा है ना, 552। हाँ, मीर उस्मान अली बहादुर खान, बाद में ये सब चर्चा करेंगे।
अभी जरूरत नहीं है। अब देखिए 552 बचा, लिखिए 552 में से 549 को आसानी से मिलाया गया। 552 में से 549 को आसानी से मिलाया गया। बाकी बचा 3, जिसके लिए काफी मेहनत किया गया। बाकी बचा 3 जिसके लिए काफी मेहनत किया गया। तो 3 कौन कौन था, लिखिए। पहला जूनागढ़, गुजराती के पंजाब का निर्माण पंजाबी। ऐसा कांग्रेस नेता इसलिए चाह रहे थे कि उनको पता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो प्रत्येक क्षेत्र से ना नेता जो है आंदोलन में लड़े थे। तो उनको पता था कि अगर राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो जाएगा तो एकक राज्य हम लोग को मिल जाएगा, हम राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य का जो मेन हीरो हम रहेंगे। ऐसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन भारत सरकार जान रहा था, डर लग रहा था कि अभी अभी हम आजाद हुए हैं, पाकिस्तान हमसे दुश्मनी कर बैठा है। जम्मू कश्मीर के इशू में देख लिए, अमेरिका हमारा दुश्मन बन बैठा है, जब उससे नहीं मिले। तो इस बात का डर था कि आज अगर हम तमिलनाडु को तमिल के आधार पर अलग कर देते हैं, कर्नाटक को कन्नड़ के आधार पर अलग कर देते हैं, तो आगे चल करके ये डर बन रहा था कि अलग देश के रूप में ये लोग हमसे अलग ना हो जाए भाषा के आधार पर, है ना। तो ये डर था। तो भारत सरकार नहीं चाहता था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा था, कांग्रेसी नेता ही खूब आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, किसी भी कीमत पे भारत में राज्यों का गठन किस आधार पे होगा, भाषा के आधार पे। अब भाषा के आधार पे प्रॉब्लम क्या था आपको बता दिए कि अलग अलग आगे चल करके अलग देश ना बन जाए, भारत टूट ना जाए, ये डर था। तो इसलिए भारत सरकार चाहते थे कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे नहीं बल्कि प्रशासन के आधार पे हो। प्रशासन के आधार का मतलब समझे, 4-5 भाग बाद में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे सेंटर होगा, फिर राज्य होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, और प्रशासनिक आधार पे चलेगा। चूंकि आंदोलन इतना ज्यादा था, भारत सरकार चाहता था प्रशासन के आधार पे हो, लेकिन कांग्रेसी नेताएं, जितना भी था क्षेत्रीय स्तर का नेता था, क्षेत्रीय स्तर का, वो चाहता था कि किस आधार पे हो, भाषा के आधार पे। तो भारत का किस आधार पे भारत में राज्यों का निर्माण होगा, इसके लिए एक से बढ़कर के एक समिति का गठन हुआ। 3 समिति का गठन किया गया और समिति के रिपोर्ट को पूछा जाता है। सबसे पहला जो समिति का गठन हुआ था 1948 में, उसका नाम था एसके धर, सुमन कुमार धर समिति। सुमन कुमार धर समिति में रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, राज्यों का गठन प्रशासन के आधार पे होना चाहिए, भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। एसके धर समिति ने क्या कहा, प्रशासन या भाषा, प्रशासन के आधार पे, भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ, उसका नाम था जेवीपी। इसमें 3 महत्वपूर्ण लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। ये 3 महत्वपूर्ण लोग इसमें थे। इन लोगों ने भी, यानी जेवीपी समिति ने भी अपना रिपोर्ट जब दिया, रिपोर्ट कब दिया था ये, 48 में गठन हुआ था, 48 में रिपोर्ट दिया था। इसमें कहा था क्या, इसने कहा कि प्रशासन के आधार पे ही राज्यों का गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पे अगर हम राज्यों का गठन करेंगे तो एक डर है कि भारत क्या हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन इसी बीच इतना ज्यादा आंदोलन चल रहा था, इतना ज्यादा क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता का आंदोलन चल रहा था कि साउथ में एक कांग्रेसी नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था, पोट्टी श्रीरामुलु। उसने अनशन शुरू कर दिया कि जब भी राज्य का गठन होगा किस आधार पे होगा, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, भारत सरकार को झुकना पड़ा और भाषा को ही आधार मानते हुए मद्रास से तेलुगु भाषा के रूप में अलग किया गया। और कब, वो डेट है 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पे पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद फिर आगे चल करके एक समिति बनता है।
1953 में, जो अपना रिपोर्ट देता है 55 में, और उस समिति का नाम क्या है? फजल अली समिति। क्या नाम है? फजल अली समिति। अब फजल अली समिति, इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया। अब फजल अली समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में सिर्फ तमिल या तेलुगु बोलने वाला रहेगा, बिहार में सिर्फ बिहारी बोलने वाला रहेगा, गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाला रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो यही था, 3 समिति का गठन हुआ, फाइनल डिसीजन हुआ, और आगे चल करके सिफारिश पे 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 1956 में, और उसके तहत भारत को में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति हुई। और उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या चला गया? बढ़ता चला जाता है। तो पहला क्या लिखे, हेडलाइन क्या लिखे? पुनर्गठन हेतु लिखे, राज्य के पुनर्गठन हेतु आयोग या समिति। पहला समिति लिखिए, एस.के. धर समिति। पहला लिखिए, एस.के. धर समिति 1948 में गठन हुआ। एस.के. धर समिति, इसने भाषा के बजाय प्रशासनिक को प्राथमिकता दिया। डायरेक्ट हेडलाइन एस.के. धर समिति लिख लिए, हाइफन मारिए और डायरेक्ट मारिए, प्रशासनिक को प्रायोरिटी दिया। किसकी अपेक्षा? 2 लिखिए, भाषा और प्रशासनिक। भाषा को काट कूट कर दीजिए, प्रशासनिक को सही कर दीजिए, शॉर्ट हो गया। तो एस.के. धर समिति क्या बताया? भाषा या प्रशासन? दूसरा लिखिए, जे.वी.पी. समिति 1948। जे.वी.पी. को फुल फॉर्म लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पटाभी सीतारामैया। जे.वी.पी. समिति 1948। इसमें भी लिखिए, भाषा के बजाय प्रशासनिक को प्रायोरिटी दिया। मतलब यहां पे भी भाषा को काटिए, प्रशासनिक को टिक मारिए। पैराग्राफ चेंज लिखिए, इसी बीच दिसंबर 1952 या जनवरी 1953, डायरेक्ट लिख लीजिए 1953। इसी बीच 1953 में दक्षिण भारतीय कांग्रेसी नेता 1953 में दक्षिण भारतीय कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु, दक्षिण भारतीय कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद का छप्पन दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। तो मजबूरी में भाषा को ही आधार मानते हुए मद्रास से विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में, कौन सा भाषा? तेलुगु, तमिल नहीं, तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन
1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1953 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया। क्लियर? कर दिया गया। चलिए नीचे लिखिए फिर दूसरा, तीसरा लिखिए। तीसरा, फजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग। तीसरा, इसमें लिख लीजिए फजल अली समिति या इसी को कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। गठन हुआ था 1953 में, रिपोर्ट दिया 1955। लिखिए गठन 1953, रिपोर्ट 1955। अध्यक्ष इसमें था फजल अली। गठन 53 और रिपोर्ट 55। अध्यक्ष लिखिए फजल अली इसका अध्यक्ष था और 2 और सदस्य था। कौन कौन आपको लिखवा देते हैं। अध्यक्ष लिखिए फजल अली और सदस्य लिखिए 2। एक हो जाएगा के.एम. पन्नीकर, पूछा जाता है के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर। और दूसरा H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू। लिखिए इस समिति ने भाषाई आधार को स्वीकार किया, लेकिन भाषाई आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। तत्पश्चात 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, तत्पश्चात 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया, का गठन कर दिया गया। और तब से लेकर अभी तक, तब से लेकर अभी तक राज्यों की संख्या बढ़कर 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, लोग थे, सबको भारत की नागरिकता क्या हुआ? मिल गया। उसी तरह पांडिचेरी 1954 में पांडिचेरी को हम आजाद करवाए, वहां के लोगों को नागरिकता मिल गया। सबसे बड़ी बात सिक्किम में जब चाइना ने आक्रमण किया, हमको याद किया, हम गए लड़ने के लिए, आजादी भी दिला दिए, चाइना को भगा भी दिए थे कि 2 को एडजस्ट होगा, तो भारत सरकार बोला हाँ एडजस्ट हो जाओ, लेके चलो, तो लेके चला। तो सिक्किम के लोगों को भी अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने सिक्किम को ऑक्युपाइड किया। तो अर्जित भूभाग के द्वारा नागरिकता कैसा मिलता है? कैसे मिलता है? जब किसी भी लैंड को अगर हम ऑक्युपाइड करते हैं, मतलब पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को, चाइना के किसी क्षेत्र को, म्यांमार के किसी क्षेत्र को अगर हम जीतते हैं, तो वहां के लोगों को नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। क्लियर? तो यही 5 प्रकार से नागरिकता क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है, लिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होती है। एक स्वेच्छा से, एकदम आराम से जा सकते हो, जाने जा सकते हैं, पहला। दूसरा होता है अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो भारत की नागरिकता अपने आप चली जाएगी, जो हमने बताया भी।
अच्छा, लगातार अगर 7 साल तक, ये पूछा जाता है, अगर बिना भारत सरकार को इन्फॉर्म किए अगर लगातार 7 साल तक अगर बाहर रहे, दूसरे देश रहे, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, तो बिना इन्फॉर्म किए भी आप नहीं 7 साल से ज्यादा तक बाहर नहीं रह सकते। 7 साल तक बिना भारत सरकार को इन्फॉर्म किए लगातार अगर आप 7 साल बाहर रहें तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। और सबसे लास्ट में है कि अगर आपने गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण किया, जैसे पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया, बाद में पता चला कि आप बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हमारे यहाँ करके नागरिकता ले ली, आपने वहां किन्हीं का मर्डर किया, या फिर आप शत्रु देश को साथ दे रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा है, या इस तरह का जब मामला होता है ना, तो भारत सरकार नागरिकता छीन लेता है। ठीक है, भारत सरकार आपको नागरिकता छीन लेता है, देशद्रोही घोषित कर देता है, भारत से आपको बाहर कर दिया जा सकता है, ये तमाम चीजें होती है। तो यही 3 तरीके से नागरिकता का त्याग होता है। 5 तरीके से नागरिकता का ग्रहण होता है और 3 तरीके से नागरिकता का त्याग। तो यही सारा चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो यही मेनली रूप से नागरिकता में यही पढ़ना होता है। लेकिन नागरिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करंट से रिलेटेड है, जैसे कि हमने चर्चा किया था एनआरसी और एक सीए, तो सीएल नहीं सीएए। तो एनआरसी में हमने क्या बताया था? एनआरसी असम समझौता की चर्चा की, इंदिरा गांधी की कहानी बताए, और जो यानी कि अवैध रूप से घुसपैठ यहाँ आकर के भारत में है, उसी को बाहर निकालने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। ये अभी असम में लागू हुआ और जगह लागू होना बाकी है। सीएए में हमने बताया था कि इसमें 3 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहां के जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम के अलावे जितने भी थे, जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, इन सारे लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है धार्मिक रूप से, यानी कौन कौन देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबको भारत बुलाया जाएगा। विशेष कागजात नहीं भी है तो भारत बुला करके भारत की नागरिकता उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सीएए लागू है, इसका विरोध भी हुआ था, शाहीन बाग का एग्जांपल हमने बताया ही था। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि सीएए सबसे पहले 2016 में लाया गया था, लेकिन वो फेल रहा था, बताए थे ना। इधर 2019 में जब आया तो कब लागू हुआ, डेट थोड़ा सा लिख लीजिए, बताइए कब था? लिखा हुआ है इसमें? अच्छा, पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 11 दिसंबर 2009 सबसे पहले देखिए लोकसभा में पास हुआ था। लिखिए, आप लोग बैठो। उसको बोलो वहाँ रुकने के लिए। कैसे? ठीक है, आप लोग सब लोग ठीक हैं? अच्छा, क्लास चल रहा है? बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। नाम हुआ मेरा जिला अध्यक्ष बनूंगा। बहुत मतलब सीएए जो था उसमें 3 देश था, और 3 देश कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहां पे मुस्लिम के अलावे जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम के अलावे, यानी कि आप कह सकते हैं वहां पे अल्पसंख्यक, मुस्लिम वहां पे बहुसंख्यक है, बाकी धर्म वाला क्या है? अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए उनको भारत बुला करके उसको क्या किया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। इसकी प्रथम प्रयास 2016 में किया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार 2014 में आने के बाद 16 में राज्यसभा में इसकी बहुमत नहीं थी, तो लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में प्रस्तुति नहीं किया गया था। फिर से इसकी शुरुआत होती है 2019 में, है ना। 2019 में लोकसभा में कब पास होता है? 9 तारीख को, 9 को पास होता है लोकसभा में। ये तो देख रहे थे 9, 11 और देखिए 9
10, 11, 12 कितना लिखवाए थे? 9 दिसंबर को लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति। लिख लीजिए। हाँ लिखवा इसी में लिख लीजिए ना, वहाँ पे तो मेंस में लिखा। लिखिए 9, 11, 12। 9 तारीख को लोकसभा में पास हुआ, 11 को राज्यसभा में पास हुआ और 12 को राष्ट्रपति सिग्नेचर किया। जब 12 को राष्ट्रपति सिग्नेचर किया उसके बाद पूरे भारत में लागू कब हुआ था? लिख लीजिए, पूरे भारत में लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। तो ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो यही था CAA। क्लियर? यही था CAA जिसकी पूरी जानकारी हमने चर्चा किया। देखिए यही सारा चीज है ना जो हम लोग चर्चा कर दिए। चलिए ठीक, CAA के बाद हम लोग यानी ये नागरिकता हमारा समाप्त हुआ और नागरिकता के बाद हम लोग शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं मेंस में, है ना, वो तो पूरा एकदम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो शॉर्ट बहुत लोग हैं मान लो जो मेंस नहीं आते हैं, आइए खास करके 1 घंटा का या 2 घंटा, 1 घंटा का ही क्लास है। वैसे अब थोड़ा सा मेंस के क्या करेंगे ना कि एक दिन 2 घंटा का कर देंगे। जैसे 2 दिन 1 घंटा चलता है ना, तो एक दिन हिस्ट्री का 2 घंटा कर देंगे और एक दिन पॉलिटी का 2 घंटा कर देंगे, ताकि एक दिन करके, क्योंकि 1 घंटा में नहीं हो पाता है, मतलब कोशिश होता है लेकिन नहीं हो पाता है पूरा। एक मेंस का एक ये होता है ना, हाँ समझाते हैं तो लिखवा नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते हैं पूरा ना। तो अभी 2 घंटा का रखेंगे लेकिन एक दिन ही रखेंगे। मेंस का क्लास जरूर आइए, मेंस आपका दिमाग को डेवलप करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, पीटी से कुछ होने जाना, पीटी फैक्ट है, पीटी के लिए मटेरियल वगैरह मिल रहा है, मेंस आपको सोच बदलेगा। अब बताइए जो नागरिकता पढ़े हैं मेरे से, कितने लोग मेंस में पढ़े नागरिकता? कितने लोग पढ़े हैं? कितना देर में पढ़ाए थे? कितना क्लास लगा? हाँ 4 क्लास लगा। नागरिकता कितना देर में बताया अभी बताइए? 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगा होगा। 10 से 15 मिनट बता दिए। अब बताइए 10 मिनट से 15 मिनट में आप नागरिकता समझे और वो आप 4 क्लास में समझते हैं। और जब क्लास करते हैं तो आपको लगता है कि 1 मिनट भी इधर उधर की बातें होती है? उतना आपको जानना जरूरी है। अगर आप फाइनली बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी से ऑफिसर बनना चाहते हैं, तब देखिए समय लिमिट होता है। मैं एक चीज मानता हूँ, आप बीपीएससी का ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हमने पहला ही दिन कहा था, जिस दिन तैयारी का एकमात्र मूल मंत्र, जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि हमको ऑफिसर बनना है, बीपीएससी करना है, उसी दिन से ऑफिसर महसूस करना शुरू कर दीजिए। और आपका अपना बौद्धिक स्तर है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमको कौन क्लास से फायदा होगा, कौन से नहीं होगा। किसी के कहने पे या नहीं कहने पे आप डिसीजन लेंगे। पता है ना, ऑफिसर का सबसे एक क्वालिटी क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। ऑफिसर में, ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अगर आपको कारण पूछे, गुण पूछे, क्या गुण होना चाहिए एक ऑफिसर में? डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग आपका अपना होना चाहिए। आप बच्चे तो है नहीं, 18 साल वाला बुतरू है, 20 साल वाला बुतरू तो नहीं है, 18 साल वाला बुतरू नहीं है ना। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पास हो गए, तो आपको ये पता चाहिए ना कौन सा क्लास हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। मैं बार बार बताता हूँ, देखिए मेंस एक तालाब है, तालाब में 100 लीटर पानी है और 100 लीटर पानी में कुछ हिस्ट्री है, कुछ पॉलिटी है, कुछ इकोनॉमिक्स है, कुछ डीआई है, कुछ क्या क्या है। तो पानी तो आपको 100 लीटर निकालिएगा तभी ना वहां जाइएगा। 100 लीटर पानी निकालिएगा तब आप जाइएगा इंटरव्यू के पास। तो पानी चाहे 1 लीटर रोज निकालिए, ज्यादा बेहतर तो यही होता है, या एक के दिन में 10 लीटर निकालिए। ऐसा तो नहीं कर लीजिएगा कुछ भगवान आ जाएगा हनुमान जी और एक के दिन में 100 लीटर पानी निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, नित्य प्रयास से होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा नागरिकता समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार मेंस में अभी क्लास चल रहा है तो हमें थोड़ा सहूलियत हो जाएगी क्योंकि सारा चीज हम बेहतर ढंग से बताए हैं। सबसे पहला चीज बताइए, मौलिक अधिकार क्या होता है? देखिए
बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पे हम नहीं करेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। हमने बताया था कि सबसे ऊपर होता है संविधान, सबसे ऊपर होता है संविधान। संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार दिया है, वो राज्य के खिलाफ दिया है। और राज्य का मतलब यहाँ अनुच्छेद 12 वाला राज्य होता है। बताए थे ना अनुच्छेद 12 में राज्य में कौन कौन शामिल, कौन है राज्य? राज्य का मतलब आप यूपी, बंगाल, बिहार ना समझे। राज्य का मतलब पूरा का पूरा भारत समझे। राज्य का मतलब पूरा संसद समझे, सेंट्रल गवर्नमेंट समझे, राज्य गवर्नमेंट समझे। राज्य का मतलब एक राष्ट्रपति से लेकर के एक प्यून तक समझे। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको मेंस में चीजें डेवलप होगा, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, आपका सोचने की शक्ति बढ़ेगा। राज्य के खिलाफ नागरिकों को दिया गया वह अधिकार किसके द्वारा? संविधान द्वारा। संविधान द्वारा राज्य के खिलाफ नागरिकों को दिया गया वह अधिकार जिससे कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। सभी स्तर पर नागरिकों का विकास होता है, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे। ये सारा अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार की हमने बताया था कि सब सर्वप्रथम मांग जो कांग्रेस के जिस अधिवेशन से किया गया था, लिखा है नहीं इसमें? इसमें लिखा है नहीं? मौलिक अधिकार नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिख लीजिए यहाँ पे। सर्वप्रथम जो मांग किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन से किया गया था। मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग कराची अधिवेशन से किया गया था। कब किया गया था? कराची अधिवेशन से किया गया था। और कराची अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू। मेंस में लिखवाया है, यहाँ नहीं लिखवाया। आप लिखे हैं तो लिखे। तो सर्वप्रथम मांग कहाँ किया गया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन से किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कितना से कितना तक? 12 से लेकर 35 तक। देखिए अनुच्छेद 3 भाग 3 देखिए 1 से लेकर के 5 तक बताया, 1 से लेकर 4 तक बताया संघराज्य क्षेत्र, 5 से लेकर 11 तक बताया नागरिकता, और 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होता है इसकी चर्चा हमने किया। संविधान के द्वारा नागरिकों को राज्य के खिलाफ दिया गया वैसा अधिकार जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र होता है। इसका संबंध है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे जॉन। 1215 की कहानी है जब राजा बहुत क्रूर हुआ करता था, जनता भूखे मर रहा था, त्राहिमाम हो गया था, फिर भी राजा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। जनता के अंदर गुस्सा आया, उसने राजा को घेर लिया और बोला कि बोलो तो हमारे लिए क्या करते हो, नहीं तो तुमको ऊपर भेज देंगे। अंततः राजा ने प्रॉमिस किया, बोला हम तुम्हारे प्रॉमिस को नहीं मानेंगे। बोला लिखित में दो। बोला हम लिखित में देते हैं कि आप लोग को यह अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा, खाना खाने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, घर का अधिकार, मतलब रहने के लिए मकान का अधिकार, जो भी मूलभूत बेसिक नीड है वो सारा आपको मिलेगा। और राजा ने पहली बार एक पेज लिया और उस पेज पे लिखित रूप में दिया था, और चूंकि वो पेज में लिखित अधिकार था और उसी पेज का नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। और तब से लेकर के मौलिक अधिकार भी क्या है? एक लिखित में अधिकार है जो जनता को दिया गया है, किसके द्वारा? संविधान द्वारा। इसलिए मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया गया, तो सिर्फ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया ही नहीं गया, बल्कि मौलिक अधिकार के साथ साथ उसको संरक्षण वाला बॉडी भी दिया गया। बोला गया कि मौलिक अधिकार का जब हनन अगर होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट, और न्यायालय आपके फेवर में ही निर्णय देगा। इसलिए मौलिक अधिकार को वाद योग्य कहा जाता है। वाद योग्य मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा
तो आप न्यायालय में जाओगे और न्यायालय में वकील के बीच वाद विवाद होता है, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में ले जाने योग्य है, यानी वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी नहीं है। आगे देखें, वाद योग्य है मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी है। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है। मूल संविधान जब लागू हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। मूल अधिकार की संख्या 7 थी। कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितना था? 7 था। लेकिन आगे चल करके जब भारत डेवलप कर रहा था, विकास कर रहा था, तो संपत्ति का अधिकार आड़ा आ रहा था, विरोध कर रहा था। कोई भी योजनाएं चलाया जाता था भारत सरकार के द्वारा, संपत्ति लोग खाली नहीं करता था और बोलता था हम संपत्ति खाली नहीं करेंगे, और मामला न्यायालय में जाता था। चूंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसलिए सरकार हार जाती थी और जनता जीत जाती थी। इस तरीके से सारा डेवलप संबंधी कार्य क्या होता था? रुक जा रहा था। अंततः 44वां संविधान संशोधन द्वारा सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे एक अलग से विधिक अधिकार के रूप में रखा गया, अनुच्छेद 300 के कॉम। इस प्रकार जो मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी वो घट करके कितना हो गया? 6। और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 कौन कौन है? इसमें नहीं। 6 कौन कौन है? पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके एक एक अनुच्छेद देखते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ अनुच्छेद में जो मूल चीज है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम मेंस में पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि 14 पूरा फुल चर्चा, 15 कितना लंबा, 16 पूरा रिजर्वेशन खंगाल दिए, नहीं 17 18। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य शब्द की परिभाषा। और राज्य में कौन कौन शामिल था? तो राज्य में केंद्र शामिल। यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य में शामिल है केंद्र सरकार, लिख लीजिए उसमें जहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख लीजिए राज्य में कौन कौन शामिल है। केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय निकाय, केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय निकाय जिसमें लिख लीजिए पंचायती राज एवं नगर पालिका। स्थानीय निकाय में कौन कौन है? पंचायती राज एवं नगर पालिका। और सबसे लास्ट में लिखिए सरकारी बॉडी, सरकारी संस्था। ये सारा का सारा राज्य में आएगा। और इसी के खिलाफ जो है क्या किया गया? मौलिक अधिकार दिया गया। इसी के खिलाफ क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया। 12 अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकार का अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या था? मूल अधिकार का अल्पीकरण, मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन होगा या नहीं होगा, इसी की चर्चा इसमें। यानी मूल अधिकार से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाले, मतलब मूल अधिकार को कम करने वाली विधियां, इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 ये सबको विस्तार से बताया है। 13 का क्लाउज 1 बताए, 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए। मौलिक अधिकार संशोधन को लेकर के दोनों के बीच मुद्दा झगड़ा जो था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जितना वर्डिक्ट आया वो सारा वर्डिक्ट की चर्चा हमने किया मेंस क्लास। इसके बाद हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 को 2 भाग में, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब 2 वर्ड यहाँ पे आता है, विधि के समक्ष समता।
और ये लिया गया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान। वहां लिखा हुआ है, लिख लीजिए, विधि के समक्ष समता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ विधि के समक्ष समता, इसको बढ़ा करके लिख लीजिए, एवं विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। ठीक है। और देखिए, विधि के समक्ष समता की जगह लिख लीजिए कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? यूएसए से। अब देखिए, समझिए विधि के समक्ष समता क्या होता है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब है कि विधि के समक्ष, विधि के नजर में हर कोई क्या है? समान है। चाहे एक आम व्यक्ति अगर ड्रग्स की चोरी करता है, चाहे एक शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स की चोरी करता है, कानून की नजर में दोनों बराबर है, दोनों को 3 साल की सजा होगी या जितना भी होगा। यानी कानून की नजर में चाहे अंबानी हो चाहे एक आम व्यक्ति हो, एक आम व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको क्या होगा? फांसी होगी। तो अगर अंबानी भी किसी का मर्डर करता है तो आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी होगा। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में हर कोई क्या है? बराबर है। तो कानून, विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कानून के समक्ष हर कोई क्या है? समान है, बराबर है। क्लियर? लेकिन विधि के समान संरक्षण, इसको थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिएगा, विधि का समान संरक्षण, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिस्थिति समान होगा तब समान व्यवहार करेंगे। विधि का समान संरक्षण लिख लिए। उसमें क्या कहा गया? इसका एग्जांपल हमने बताया था कि 2 व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक हैंडीकैप्ड है ना। एक स्वस्थ है, एक हैंडीकैप्ड है। दोनों को दौड़ के जाना है गांधी मैदान, दोनों को दौड़ के जाना है गांधी मैदान, और दोनों को दिया गया 30-30 मिनट। सही है क्या ये? हम यहाँ पे एक चीज पूछते हैं, क्या परिस्थिति एक जैसा है? परिस्थिति एक जैसा तब होता जब जो हैंडीकैप्ड है उसको 30 मिनट की जगह 35 मिनट मिलता, 40 मिलता, 50 मिलता। क्यों? क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है, वो जिस तरह से हेल्दी जो व्यक्ति है उसके जैसा नहीं है। तो यही कहता है 14 का बी में जो हम लोग जाते हैं, विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण, इसमें कहता है कि जब परिस्थिति समान होगा, परिस्थिति समान तब कब होगा? जब दोनों स्वस्थ होता, तब दोनों को 30-30 मिनट देते, तो ये परिस्थिति कहते कि यह परिस्थिति समान है। इसमें कहा जब परिस्थिति समान है तब समान व्यवहार करेंगे, तब 30-30 मिनट देंगे। लेकिन जब परिस्थिति असमान हो, यहाँ पे परिस्थिति असमान है ना, एक हैंडीकैप्ड है और एक हेल्दी है, तो जब परिस्थिति असमान है तो असमान व्यवहार करेंगे। मतलब जो हेल्दी है उसको 30 मिनट देंगे और जो हैंडीकैप्ड है उसको 50 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा देंगे। तो यही है विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। क्लियर हो गया? उसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में 5 आधार पे भेदभाव किया गया। 5 आधार पे भेदभाव को निषिद्ध किया गया। कौन कौन? जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इन 5 के आधार पे क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 6 क्लॉज हम बताए हैं मेंस, जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे चर्चा करेंगे तो फिर लगेगा सर हम लोग मेंस आते हैं यही कार्य बता रहे हैं, सारा क्या बताएंगे भाई? जो आते हैं उसको बताएंगे ना ज्यादा विस्तार से। आपको सिर्फ यही बताते हैं कि अनुच्छेद 15 में 5 आधार पे भेदभाव को निषेध किया गया। कौन कौन? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है? इन 5 के आधार पे राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है? किसी को आप जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पे नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पे नहीं कर सकते। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब लोगों को राज्य के अधीन जितना भी पद है, राज्य के अधीन जितना भी पद है, अर्थात सरकारी नौकरी जितना है, जितना भी सरकारी नौकरी है,
तो उसको क्या करेंगे, राज्य के अधीन सभी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में, मतलब लोक नियोजन में सभी को क्या करेंगे, समान अवसर देंगे। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है लोक नियोजन में, अवसर की समानता, मतलब राज्य के अधीन जितना पद है, इन सारे पद पर जब हम नियुक्ति करेंगे तो सभी को क्या करेंगे, समान अवसर देंगे। लेकिन इसी के जब 16 में 6 क्लाउज है, क्लाउज 1 2 3 4 5 6 जब पढ़ते हैं तब हमको रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आता है, कैसे कैसे रिजर्वेशन की शुरुआत हुई, कैसे कैसे 27% रिजर्वेशन मिला, ये तमाम कहानी हमने चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अंत किया गया, छुआछूत को क्या किया गया, खत्म। अब भारत में कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, अनुच्छेद 17 में यही। 18 में उपाधियों को अंत किया गया, मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन करता था, ब्रिटिश के शासन के समय जो राय बहादुर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि, ये तमाम प्रकार की जो उपाधि दिया जाता था, ये सारा उपाधि को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये सारा में से कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो यही था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, बैटरी डाउन हो गया नहीं सर। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अब देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, अभी हम लोग मेंस क्लास में 18 तक ही पहुंचे थे, 19 अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो वो बहुत विस्तार से तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 देखिए, अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या होता है, बोलना। वाक मतलब बोलना। अच्छा, बोलने के लिए मुंह चाहिए कि नहीं? हमारे जिसका मुंह नहीं, जो गूंगा है, वो कैसे बोलेगा? वो इशारा करेगा ना, बोलना। और अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने बातों को अभिव्यक्त करना लोगों के सामने, दूसरों के सामने। ठीक है, जैसे आप कितनों बोल रहे हैं, कभी कभी होता क्या है ना, बहुत जगह ऐसा होता है। अब हम लोग तो टीचर हैं और एक समय के बाद सब सारे चीज से ऊपर हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत जगह देखने को मिलता है क्लास के दौरान अलगे रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अभिव्यक्ति को समझते हैं, क्योंकि अनुच्छेद हमसे बढ़िया कौन पढ़ा सकता है 19 से ज्यादा। अभिव्यक्ति को समझते हैं, लेकिन समझते हैं बुतरू बच्चा है, सब पढ़ने खेने की उम्र है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपने मन के बातों को रखना, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे हम आपको पूछे, आप एकदम ऐसे हो गए चुप, इसका मतलब है कि सर हमको याद नहीं है, फिर भी क्या पूछ रहे हैं। अभिव्यक्ति तो यही ना है कि नहीं? मान लीजिए कभी कभी हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं, फिर भी आप नहीं बता रहे हैं, तो मन में गुस्सा भी आता होगा, और वो आपके चेहरा से दिख जाता है, बांग्ला कैसा नहीं ऐसे करके ना, मतलब जबरदस्त इंप्रेशन आपके चेहरा से आपकी अभिव्यक्ति का पता चल रहा है, चलता है कि नहीं चलता है? तो अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने मन के बातों को रखने की स्वतंत्रता। और ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टोटल 19 में एक तरह से 6 प्रकार से दिया गया है। 6 प्रकार का अधिकार है, और एक तरह वही 6 प्रकार का अधिकार क्या किया गया, आपको उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया। तभी फिलहाल ये 6 प्रकार के अधिकार को ही समझिए, है ना, 6 प्रकार के अधिकार को समझिए। मेंस में आपको बताएंगे कैसे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए 19 के 1 में 6 प्रकार का अधिकार है, और 2 से लेकर के 6 तक उसको युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया। तो सबसे पहले 19 के 1 में जो 6 प्रकार का अधिकार है उसको जानने का प्रयास करता है। तो 19 के 1 के ए में है, सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी। इसको देखिए याद कैसे किया जाता है। आप समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, ठीक है, दिमाग में ये रखिए कॉन्सेप्ट, सरकार के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बोलेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार मुर्दाबाद, सरकार ये, सरकार वो, पूरा बोलेंगे। तो पहला हो गया 19 का वन का ए या क हो गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार नहीं सुना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कहेंगे चलो हम अरे शरीरों संभालिए अपना, हवा में लग रहा है जैसे उड़ रहा है, ज्यादा हो गया, ऊपर ऊपर उड़ रहा है क्या। पहला क्या हो गया, हमने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम बोले सरकार नहीं माने, पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, हम अकेला बोले सरकार नहीं बोला, सबको बुला लिए, गांधी मैदान में जाके बैठ गए। दूसरा में क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन हाँ हथियार रहित शांतिपूर्ण। दूसरा क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन में आ जाता है रैली, विरोध। तो दूसरा में क्या है, अनुच्छेद 1 के 2 में क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन हथियार रहित शांतिपूर्ण। तैयो सरकार नहीं मान। तब तीसरा क्या प्लान करेंगे, चलो पार्टी बनाते हैं, ऐसे नहीं मानेगा सरकार, क्या करते हैं, पार्टी बनाते हैं, पार्टी का नाम रख दिए बीपीएससी यूनियन पार्टी, है ना। तो 3 में क्या है, संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा में क्या है, संघ या सहकारी समिति या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के सी में या क ख ग में क्या है, संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। तो पार्टी भी बना लिए, तैयो सरकार नहीं सुना। तैयो सरकार जब नहीं सुना तो बोला एगो खाली पटना में बकर बकर बोलने से कुछ नहीं होगा, चलो पूरे भारत में घूम घूम करके हम लोग जो है सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। और फिर हम घूमना शुरू किए, संचरण की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आवाज रूप से बिना रुके हुए क्या करने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। में क्या है, घूमने की स्वतंत्रता। और जब हम पहले ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर की जगह छोड़ देहरादून चले गए, गोवा चले गए, कहीं पे भी ना, बिहार से तो अच्छे नहीं मिलेगा जहाँ जहाँ, तो बसने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पे भी जाकर के बसने की स्वतंत्रता। और जब बस गए 2 दिन के बाद सारा भूख मतलब इसको उतर गया, तब अब क्या करोगे, तो रोजी रोजगार देखो। तो वहीं पे क्या किए, जितने भी वैष्णो देवी लोग जाता था उसी को फूल बेचना शुरू कर दिए, व्यवसाय की स्वतंत्रता, है ना। तो पूरे भारत में कहीं पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, व्यवसाय। तो यही 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 19 में है। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति। 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा पार्टी या समिति बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आवाज रखने की स्वतंत्रता, पांचवा निवास करने की, कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता याद हो गया। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। अब 19 के 1 के क में ये है, ख में ये है। अब देखिए, युक्ति युक्त प्रतिबंध, सरकार यहाँ पे संविधान क्या किया, अगर जनता को इस प्रकार का 6 अधिकार दिया है तो सरकार को भी अधिकार दिया है, राज्य को भी अधिकार दिया है कि आप इस पे क्या करोगे, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हो। जैसे आपको बोलने की आजादी दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दिया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो जिससे कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आप ये नहीं बोल कीजिए, उसके कानून का विरोध कीजिए, है ना। तो इस तरीके के अगर मतलब आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे मानहानि का मामला हो, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित मामला हो। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको बोलने की आजादी क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, सम्मेलन करने का हथियार रहित, आप सम्मेलन कीजिए, आप विरोध कीजिए,
लेकिन सम्मेलन करने से आप जहाँ पे विरोध कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा कोई आवाज नहीं निकलना चाहिए जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की गड़बड़ हो। और सबसे बड़ी चीज, ट्रैफिक सिस्टम गड़बड़ा है। बीपीएससी के अगेंस्ट जब मामला पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा तो आपको ये सम्मेलन करने का अधिकार आपको छीन लेगा। कौन? सरकार। तीसरा है संघ या समिति बनाने का सरकार। आप संघ बनाइए, समिति बनाइए, नया नया पार्टी बनाइए, लेकिन आपके पार्टी से कोई भी ऐसा बात नहीं निकलना चाहिए, कोई भी ऐसा आवाज नहीं होना चाहिए जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और किसी का पर्सनल हित प्रभावित। अगर ऐसा होता है, जैसे कभी देखते हैं कि आरजेडी के किसी नेता के द्वारा कुछ बोला गया, सामूहिक रूप से माफी कौन मांगता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी के किसी नेता के द्वारा कुछ बोला गया, सामूहिक रूप से माफी कौन मांगता है? लास्ट में भारत में अबाध रूप से संचरण, मतलब पूरे भारत में आप घूम सकते हो। अनुच्छेद 19 आपको यह अधिकार देता है, लेकिन याद रखिए आपका घूमने का अधिकार छीन भी लिया जाएगा। सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी। कब? जब आप जहां घूमने जा रहे हैं वहां आपके कारण स्थानीय लोगों को दिक्कत हो। जैसे आप घूमने गए हैं मान लीजिए तमिलनाडु, आप घूमने गए हैं दिल्ली, बिहारी हैं, है ना? अब पता चला कि रात में 10 बजे डीजे बजा के डांस कर रहे हैं, करता है ना? एकाएक डीजे लगा, भोजपुरिया, कमरिया हिले, ऐसे डांस करने लगा, तो वहां के लोग को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? वो फोन कर देगा कहां से आया है। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, जैसे खास करके वेस्टर्न में थी, साउथ में लोग जाता है ना, समुद्र के किनारे घूमते हुए, तो अपना घूमने से मतलब रखो, फोटो खींचना शुरू कर देता है, तो पकड़ के लतिया देता है बढ़िया से, है ना? इस तरह का प्रॉब्लम होता है। मतलब आपको घूमने की आजादी है, लेकिन खास करके इसमें एक चीज और, एसटी इलाका, बहुत सारा अनुसूचित जनजाति इलाका है जहां पे आप नहीं जा सकते घूमने के लिए, वहां पे वर्जित किया गया है। आज भी जैसे आप सुने होंगे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में एक जनजाति था सैंटिलिन, है ना? अभी भी है। अमेरिकी पत्रकार एक बार वहां घुस गया, जबकि वहां वर्जित था जाना। उसको लगा आजकल का यूट्यूबर की कमी नहीं, कहीं घुस रही है, देखो दुनिया का ऐसा होने वाला था, मतलब ऐसे कुछ करके वीडियो बनाता है ना। ये वही जगह है जहां पे उसने इसका मर्डर किया, है ना? ये वही जगह है जहां से उसे फोन किया करता था। मतलब ऐसे कुछ वीडियो बनाता है अभी टीआरपी के लिए। हाँ क्या हो? तो बीच में टुबक क्या देती बोलने की मारी है क्या बोल रहे? बोलोगे तो क्या प्रश्न? जाना है किसी को? हाँ जाइए ना तब। तो उनको जाना है, आप बोल रहे हैं कहाँ बोल रहे थे? देखिए दिमाग में ये अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में क्या हुआ कि जैसे अनुसूचित जनजाति इलाका कुछ ऐसा है कि उसको हमने अभी अनुसूची 5 बताया था ना। अनुसूची 5 में क्या था? अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। तो वहाँ पे अभी बहुत सारे सेंट्रल जनजाति संबंधी ऐसा है कि अभी भी वो लोग कपड़ा नहीं पहनता है, पुरानी रीति रिवाज से रहता है, जंगल झाड़ में रहता है, पेड़ पर रहता है, वही पे सोता है। तो कुछ क्यूरियोसिटी होता है ना कि कैसे रह रहा था। अमेरिका का पत्रकार गया, जबकि वहां वर्जित था जाना, और उसको समझ में थोड़ी ना आया, वो लिया तीर में ठोक दिया। अमेरिका सरकार एक्शन लिया कि भारत में हमारे पत्रकार को मारा गया। दादा तुमको बोले थे, पेन गिरा हुआ, तुमको बोले थे रोकने के लिए। तो झूठ में अगर वहां जाइएगा, आपके कारण डिस्टर्ब होगा। जहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर होता क्या है बिहारी लोगों में दिक्कत, वहां लिखा हुआ है क्या? नो एंट्री, और उधर एंट्री करना तो पुलिस ने पीटेगा। तो आपको घूमने की आजादी है, पूरे भारत में घूमिए, लेकिन याद रखिए जब आपके कारण वहां के स्थानीय लोगों को भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भारत वहां के जो स्थानीय लोगों के साथ खास करके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वहां के लोगों को दिक्कत होगा तो सरकार आपको क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी। और अनुच्छेद 19 का ये कौन सा? अबाध रूप से संचरण, एक का भाव का जो अधिकार, घूमने का अधिकार है, वो क्या कर लिया जाएगा? घूमने के साथ साथ क्या है? बसने का अधिकार, कहीं पे भी आप बसिए, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन में रोकेगा। लास्ट में है व्यवसाय करने का अधिकार। जैसे हम गए जम्मू कश्मीर, अब वहां तो पसंद आ गई तो हम रह गए। उसी तरह मान लिया तमिलनाडु गए, तो वहां पे भी मान लिया बस गए। अब पता चले बस गए तो पेट से तो अनाज चाहिए ना,
खाली एक दूसरे को देख के भूख थोड़ी नहीं मिटेगा। तो सोचे चलो कुछ करते हैं। तो चलो थोड़ा बहुत जानते थे कि पटना में जब पढ़ते थे तो एगो डॉक्टर एगो दोस्त था, वो बोलता था कि बीमार जब लगता है, फीवर आता है तो पैरासीटामोल खा लो। तो पैरासीटामोल याद था। उसके बाद बोला उससे नहीं होगा तो थोड़ा सा टैक्सिन ले लो, तो उससे भी हो जाता है। और जब थोड़ा सा होगा तो मोनोसब ले लो। तो ये 3 को जानते थे। तो हम भी वहाँ पे गए तमिलनाडु में, ऊपर से पीछे से बोल रहे थे 10 दिन हो गया काम पे नहीं जा रहे हैं, खाली एक दूसरे को देख के थोड़ी ना पेट भरेगा। जाके हम भी वो क्लिनिक खोल दिए। एक बीमारी आया, हम भी पैरासीटामोल दिए, ठीक हो गया। दूसरा भी आया, पैरासीटामोल दिए, ठीक हो गया। ऐसी तरीके से वहाँ के लोगों को लगने लगा कि कितना बड़ा डॉक्टर आ गया है ना। अब एक दिन मान लिया एक ऐसा बीमारी आ गया, बहुत बड़ा बीमारी लेकर के हमारे पास आ गया, हमको पता नहीं था। और देना चाहिए फीवर वाला, दे दिए कुछ और इंजेक्शन। नहीं, अब इतना मोटा इंजेक्शन जो है भोंक दिए वहां पे जानवर वाला। अब गड़बड़ा गया मामला। अब सरकार क्या करेगी? बैठाएगा, एक्शन लेगा, देखेगा कहां से एमबीबीएस पढ़ा है ना। अब पता चला कि डिग्री इसका फर्जी है, तो फिर पकड़ के हमको बढ़िया से टोटिया देगा। यानी कि जो आप व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय का आपके पास क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अब जैसे गांव का बहुत सारा लोग जाता है काम करने और वहां पे घर बनाना शुरू कर देता है। पता चला घर बनाते बनाते गिर गया, कहता है कि हम इंजीनियर हैं। तो घर बनाने के लिए इंजीनियर की डिग्री चाहिए ना। तो आपको वहां पे जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय या कारोबार के लिए क्या होनी चाहिए? आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो सरकार आपको व्यवसाय करने से क्या कर देगी? तो यही था अनुच्छेद 19। इसलिए कहा जाता है, मेंस में पूछा गया था, एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया गया तो दूसरे हाथ से क्या किया गया? तो मन नहीं था बताने का, लेकिन बता दिए थोड़ा। हाँ, मेंस में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 देखिए क्या होता है। जब किसी ने, अपराध कौन होता है, किसको आप अपराध कहते हैं? क्या? अपराध वो होता है जिसने क्राइम किया और न्यायालय के द्वारा वो अपराधी घोषित कर दिया गया। हम आपका मर्डर किए हैं तो हम अभी नहीं है क्रिमिनल, जब तक न्यायालय हमको घोषित ना करे। मानते हैं कि नहीं? अपराध उसे कहा जाता है जिसको न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, यानी जिसको सादा वाला कपड़ा पहना दिया गया हो। सादा वाला कपड़ा कौन? कैदी वाला, कैदी वाला। तो उसको जो संरक्षण दिया गया है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 20 में। इसलिए इसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 4-5 वो क्लाउज है, विस्तृत चर्चा मेंस में। ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत बड़ी चीज है। पूरा का पूरा क्लास होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पे। अभी के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कोई है तो वो अनुच्छेद 21 है। प्राण मतलब क्या होता है? जान। दैहिक मतलब देह मतलब शरीर। तो उसकी रक्षा का अधिकार है आपको। शॉर्ट में लिख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, लिखिए स्वस्थ शरीर रक्षा का अधिकार। स्वस्थ शरीर रक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ शरीर रक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 बहुत बड़ी चीज है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन सरकार कभी कभी आपके द्वारा किया गया कुछ क्राइम के आधार पर विधि बनाते हुए आपको क्या करता है? अनुच्छेद 21 आपका छीन लेता है, आपको फांसी की सजा पे चढ़ा देता है। चढ़ाता है ना, जिसको फांसी की सजा पे चढ़ाता है तो उसका सरकार कौन करता है? अनुच्छेद 21 छीनता है ना। क्यों छीनता है? तो विधि बना करके सरकार आपका अनुच्छेद, मतलब राज्य आपका अनुच्छेद 21 छीन सकता है। अनुच्छेद 21 को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू होता है गोपालनवाद से। अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही है? नहीं। तो मेनका गांधीवाद, जब संजय गांधी
मृत्यु से कुछ दिन की पहले की कहानी है। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है ना, तो उसमें निर्णय आता है कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता है। जीवन जीने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता है। जीवन जी रहा है एक आराध्या बच्चन, जीवन जी रहा है एक आकाश अंबानी, और जीवन जी रहा है एक रोड पे चलता हुआ बच्चा और रोड पे काम करने वाला मजदूर। अनुच्छेद 21 उसके पास भी है, अनुच्छेद 21 इसके पास भी है। क्या दोनों का जीवन बराबर है? नहीं है ना। तो मेनका गांधी, इसी पर मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में जब मेनका गांधी का मामला गया था, तो इसी पे जो है निर्णय दिया गया कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप? जैसे क्या चाहिए आपको? पहले शिक्षा, पैसा, बहुत अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य, 4 गो। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, सब कुछ मतलब क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए, और अरे बोलिए तो, जरूरी है तभी बता रहे हैं। बिना समझाते हुए आगे निकल जाएंगे ना, तट्टे बोलते चलेगा, पता नहीं चलेगा। क्या चाहिए आप लाइफ में, क्या चाहते हैं? पहला नौकरी, अभी क्या चाहिए? नौकरी। उसके बाद अच्छा है क्या नौकरी बाद शादी नहीं करेगा? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अभी एक नौकरी चाहिए, एक सुंदर बीवी चाहिए, लड़की लोग को सुंदर लड़का चाहिए, उसके बाद एक घर चाहिए, एक घर चाहिए, बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए, है ना? 4 चीजें हो गई। उसके बाद हाँ, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत पैसा चाहिए, बहुत बैंक बैलेंस चाहिए, और क्या चाहिए? उसके बाद दूसरे कंट्री में घूमने जाएंगे, तो पैसा आएगा तो घूमने जाइएगा ना। मतलब आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे बात पे कहा कि आपको क्या चाहिए। अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी उसे पसंद है, जो कुछ भी लाइफ में चाहिए, वो सारा का सारा अनुच्छेद 21 में शामिल है। और इसको लेकर के शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इच्छा मृत्यु पे, यूथेनेसिया पे। भारत में 2 प्रकार का इच्छा मृत्यु, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे पैसिव है। क्या है? कब तक छोड़े? बोलिए कब तक छोड़े? बढ़ाएं या छोड़ दें? अभी तो सर का जो साया है, अभी सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास हमको एनर्जी आप लोग से मिलता है। आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? कहीं टाइम हम नहीं दिए? नीचे जाइए, जिसको टाइम दिया आप घूम के आइए, हम पढ़ा रहे। मौका लेने दीजिए, हम तो उधर पढ़ाते कंप्लीट करने, कम से कम राष्ट्रपति तक पहुंचने दीजिए। नीचे में देखिए, हम लोग अनुच्छेद 21 की चर्चा कर रहे थे। अनुच्छेद 21 में सबसे पहले शुरुआत होता है इच्छा मृत्यु का। भारत में 3 मामला जाता है। सबसे पहला इच्छा मृत्यु को लेकर के जो मामला जाता है वो पी रथीनाम। हाँ सर, हाँ नहीं बस खत्म होने वाला है ये। पी रथीनाम मामला, इसमें कहा कि इच्छा मृत्यु को वायलेट करार दिया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राय, जिसमें बोला कि नहीं जीवन जीने पे जोर दिया जाना चाहिए। और सबसे खतरनाक मामला जो आया था, जिसपे भारत में सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को निर्णय दिया था, वो 2011-12 में आया था, और उसका नाम था रामचंद्र शाहनवाज बनाम भारत संघवाद। इसमें एक घटना हुआ था कि
मुंबई के एक अस्पताल में 2 नर्स मित्र रहती थी, फीमेल। एक का नाम था शाहनवाज और एक का नाम था, हिंदू थी, उसका नाम था मंजू। एक दिन क्या होता है कि जब काम करके जा रही थी, उसकी एक दोस्त आई थी, सिर्फ शाहनवाज आई थी। उस समय उसका एज लगभग वही 25-26 के आसपास हुआ होता होगा। काम करके शाम में जब जा रही थी तो वहीं पे एक सहकर्मी था जो अस्पताल में काम करता था, उसके साथ घिनौना काम किया, रेप किया। उस दौरान वो जो शाहनवाज था वो पीरियड की स्थिति में था। जो कुत्ता को बांधने वाला, गला में बांधने वाला जो बेल्ट होता है, उस बेल्ट को उसे बांधा गया। और इस दौरान उस बेल्ट को बार बार खींचने से जो यहाँ स्पाइनल कोड को जो ब्रेन में ले जाने वाला नली होता है, जो ऑक्सीजन ले जाता है, वो ऑक्सीजन उसका क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, जिसके कारण वो कोमा में चली गई। लगातार इलाज हुआ, बाद में घटना को सब लोग देखा, इलाज हुआ। एक समय के बाद लगा कि ये जिंदा, ये कभी भी वापस नहीं आ सकती है, ये कोमा में रहेगी। उसका सारा दोस्त, उसका सारा परिवार, सबको उसे छोड़ दिया, लेकिन वो जो दोस्त उसकी थी मंजू, वो उसको नहीं छोड़ी। ये घटना घटा जब वो 26-27 की थी, और अल्टीमेटली जब वो 60 साल की हो जाती है, तब एक दिन मंजू को भी लगता है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसे इच्छा मृत्यु मिलना चाहिए। और चूंकि भारत में ज्ञान कौर में भारत सरकार ने क्या कहा, इच्छा मृत्यु भारत में वैलिड नहीं है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट विस्तार से मजबूर हो जाता है उस घटना को, उस केस को देखने के बाद, भारत में किस प्रकार से हम इच्छा मृत्यु को वैलिड करें। तो सुप्रीम कोर्ट इसको विस्तार से पहले चर्चा करता है कि 2 प्रकार का इच्छा मृत्यु होता है, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु होता है, उसको एक्टिव यूथेनेसिया कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो वियतनाम, स्विट्जरलैंड वहां पे है, उसमें क्या होता है कि कोई 90 साल जी लिया, 80 साल जी लिया, पूरा लाइफ स्टाइल सब अच्छा से जी लिया, और एक ग्रैंड पार्टी रखता है, लास्ट पार्टी जिंदगी का, सबको इनवाइट करता है, पूरा एकदम खाता पीता, मस्ती करता है, शराब उराब पीता है, डांस वांस करता है, और सरकार से अप्रूवल लेके डॉक्टर के पास आता है, और डॉक्टर इंजेक्शन देता है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अरे बाद में देखिएगा ना, आपको पता है, नोट्स आपके पास है, रखिए बात में, समझिए, आया हड़बड़ाते हैं। पीटी का नोट्स हम मटेरियल डाले थे, उसको निकलवा लीजिएगा, अगर उसमें देखिएगा तो सारा चर्चा है उसमें। तो इस प्रकार से अगर कोई इच्छा मृत्यु को लाता है तो उसको कहा जाता है एक्टिव यूथेनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें क्या होता है, लोग स्वेच्छा से अपना इच्छा मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरा इच्छा मृत्यु होता है कि कोई, आप जैसे कोरोना के काल में आप वेंटिलेटर पे हैं, जैसे यहाँ पे मंजू वाला शाहनवाज वाला स्थिति, वेंटिलेटर पे है, आपको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तब आप जीवित है, ऑक्सीजन आपको ले लेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, आप क्या कर जाओगे, मर जाओगे। मान लिया कोई इंजेक्शन है जो आपको देते हैं तो 2 दिन जिंदा रहते हैं, वो इंजेक्शन आपको हटा देंगे तो आप क्या करोगे, डेथ कर जाओगे। तो भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ये पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को हमने वैलिड किया। यहाँ पे हम व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं, बल्कि वो जिस सिस्टम पे है, जिस वेंटिलेटर पे है, उस वेंटिलेटर को उससे क्या करेंगे, सपोर्ट सिस्टम को उससे हटा देंगे, और हटाने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो भारत में ये यूथेनेसिया है, कौन सा, पैसिव। निष्क्रिय, अभी भी भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। आप जान करके आईपीसी की धारा 306, 307 और एक 311, 306 में होता है, 9 में अगर देखिएगा 306 में होता है कि अगर आपके लिए कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हुए, जैसे कि कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का इशू था, और रिया चक्रवर्ती को इसी ट्रोल में लिया जा रहा था कि आपने ऐसा कंडीशन छोड़ा, क्रिएट किया सामने वाले के लिए, कुछ सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया, तो आपको कितना साल की सजा, 10 साल की सजा। इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट लेते हो तो अगर नहीं मरा तो 3 साल की सजा होगी, यानी जब भी अटेम्प्ट लेना है तो फुल अटेम्प्ट लेना है। हाँ, भारत में सुसाइड करना अपराध है ना, तो फुल अटेम्प्ट लीजिएगा, तभी अगर बच गए तो फिर सरकार आपको 3 साल सजा देगी, है ना। तो ये इच्छा मृत्यु भारत में है। तो इस इच्छा मृत्यु को भी किसमें शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। इसके अलावे शुद्ध भोजन,
शुद्ध हवा, अगर शुद्ध हवा आपको नहीं मिलता है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शुद्ध हवा भी जरूरी है, तभी तो आपको क्या होगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शुद्ध हवा को शामिल किया गया। जीवन साथी चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 21, क्या आप अपने मन के पसंद का जीवन साथी चुन सकते हैं? 2019 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। बाबूजी के कहने पे नहीं, अपने कहने पे, अपने मन के अकॉर्डिंग, जो आपको मन पसंद आए। हालांकि ये बात भी सत्य है कि बाबूजी भी एकदम बढ़िया पसंद करके देंगे, तो अपने मन के अकॉर्डिंग जो है जीवन साथी को चुन सकते हैं। इसके अलावा 2018 में आईपीसी की धारा 397, देखिए किस हद तक सुप्रीम कोर्ट सोचता है। एक अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 के में ही शिक्षा का अधिकार सब दिया गया था। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में देखिए क्या है, देखिए उसको छोड़िए क्या लिखा है, पहले समझिए। अनुच्छेद 22 में कहा गया व्यक्ति को कब गिरफ्तारी होती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? 2 कंडीशन में। कब गिरफ्तार किया जाता है? 2 कंडीशन में। एक, जब उसने कोई क्राइम किया, मन नहीं लग रहा है, छोड़ दें, छोड़ दें, 6 घंटा हो गया, कंटिन्यू रखें। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? अच्छा, गिरफ्तारी कब होती है? जब कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद, जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया, गिरफ्तारी होना तय है ना। लेकिन एक और कारण है जब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, शक के आधार पर। जब हमको पता चला कि प्रेरणा में एक लड़की आई है और पेट में बम फिट है उसका, बम फिट है मतलब आत्महत्या करता है ना, ऐसे ना हंसने वाले क्या, पाकिस्तान में धोले करता है, ऑपरेशन करा के बम, अब पूरा जो ह्यूमन बम नहीं करते, ह्यूमन बम यहाँ, अरे सुसाइड बम, ह्यूमन बम सब एक ना हुआ। अब यहाँ पे आई, क्लिक मारी, टें हो गया पूरा गया गांव से, समझ के आप ही जाइएगा। अब मान लिया जब वो चीज हमको पता चल गया, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस उसको आया, अभी तो घटना को तो अंजाम नहीं दिया है वो, लेकिन पुलिस उसको क्या किया, यानी कोई घटना को घटने से पहले, यानी घटना को घटने से रोकने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है ना। जैसे आपको बताते हैं, जब 377 हटाने की बात थी तो महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया, पता नहीं था उसको काहे गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि पता था कि अगर 370 हटाएंगे और ये टुबकेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, दंगा बढ़ेगा, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यानी जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक घटना को अंजाम देने के बाद या कोई घटना घटने से पहले, तो उसको क्या क्या संरक्षण मिलता है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 22 में। टोटल 7 क्लाउज है, क्या वो 7 मेंस में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में कितना चर्चा करें। इसके बाद इस तरीके से अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुछ नहीं है, 2 गो है। शोषण कितना प्रकार से होता है? 3 वर्ड आता है, 3। पहला आता है मानव दुर्व्यापार, मानव का व्यापार। जैसे अब तो नहीं होता, पहले दासी प्रथा हुआ करता था, 10 रुपया में एक को खरीद लिए जिंदगी भर। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदा गया था, उसकी पत्नी को खरीदा गया था, बेचा गया था ना मार्केट में, तो देवदासी प्रथा होता था। अब मानव दुर्व्यापार मतलब होता है मानव का व्यापार, तो इसके जगह पे अब हो गया वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति भी क्या है, मानव का व्यापार ही है, मानव दुर्व्यापार। दूसरा होता है बलात्श्रम, और तीसरा होता है बेगारी। बेगारी क्या होता है? अब हम पढ़ा रहे हैं यार, हमको पैसा नहीं देगा, मतलब काम करवा के पैसा नहीं देना। हम किसी को अपने घर में काम करवा रहे हैं यार, पैसा नहीं दे रहा, मतलब बिना पैसा दिए, बिना मजदूरी दिए काम करवाना कहलाता है बेगारी। कम पैसा नहीं, मतलब नहीं देना बराबर। और तीसरा होता है बलात्श्रम। बलात्श्रम होता है इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। कोई 10 साल का बच्चा चाय बेच रहा है, उसकी इच्छा है चाय बेचने का,
कभी उसका इच्छा होगा कि हम जो है थी साफ करें, झाड़ू लगाएं? हद तो तब होता है जब उसी 10 साल का बच्चा एक अपने मालिक के 10 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, उसकी भी इच्छा होती होगी। तो ये 3 प्रकार से होता है शोषण। कौन कौन सा? मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम और बेगारी। इन तीनों को निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। दुइये गो इसमें है, इन तीनों को निषेध किया गया है, यानी बलात् श्रम को रोकने का। देखिए याद रखिए, बलात् श्रम यह वर्ड जो है अनुच्छेद 23 में है, और अनुच्छेद जब 24 में जाएंगे ना तो उसमें डायरेक्ट कहा गया है कि 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको कल कारखाने रेलवे में काम नहीं करवाएंगे। ये है अनुच्छेद 24 में। अब अनुच्छेद 24 में बलात् श्रम वर्ड नहीं है, तो जब भी बलात् श्रम वर्ड पूछे, बेगारी पूछे, मानव दुर्व्यापार पूछे, इस सबको निषेध किया गया अनुच्छेद कितना के तहत? आगे ब्लड देखे, गुड। ऐसे माधव मेरा फेवरेट नहीं है ना, कुछ तो बात है लोगों में। अरे आप लोग हैं, है ना, तो रहते हैं। इतना मौलिक अधिकार पढ़ के क्या फायदा जब मानवता ही नहीं है आपके अंदर। हालांकि हम भी अभी तक ब्लड नहीं दिए, मतलब हमने दिया अभी तक नहीं, है ना। ऐसे ब्लड की कमी नहीं है, तो फूलर फालर पूरा है। आप लोग नहीं दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, आप ब्लड दे करके आए। कहाँ थे हम लोग? बलात् श्रम। हाँ, 23 में क्या है? 3 वर्ड याद रखिए 23 में, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार और बेगारी। लेकिन जब 24 में जाएंगे, 24 में साफ लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम के बच्चों को कल कारखाने में, रेलवे आदि में काम करने से रोक लगाया गया। तो यही था 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 में आते हैं, 25 से लेकर 28 तक है क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे 25 में जब जाएंगे तो वहां पे वर्ड है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण करने, समझिए वर्ड को समझिए, पूरा संविधान वाला वर्ड बता रहे हैं। अबाध रूप से मतलब बिना रोक ठोक के मानने, अंतःकरण करने और उस धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। जैसे किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं बिना रोक ठोक का, अनुच्छेद 25। उस धर्म से संबंधित आचरण करने, अब जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम क्या आचरण है? नमाज पढ़ते हैं, हिंदू हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सिख हैं पगड़ा रखते हैं, तो सब धर्म से संबंधित आप क्या करते हैं? आचरण करते हैं। और लास्ट में प्रचार प्रसार, लेकिन हाँ प्रचार प्रसार करेंगे लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे, यही अनुच्छेद 25 है। और बहुत सारा क्लाउज है, छोड़िए। 26 में किसी भी धर्म को प्रबंधन करने का अधिकार, पोषण प्रबंधन, अरे बढ़िया, प्रबंधन करने का अधिकार। मतलब धर्म जो है, किसी धर्म से हम हैं तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम हनुमान मंदिर यहाँ पे है ना, हनुमान मंदिर है, तो इसका ट्रस्टी इसका प्रबंधन कर रहा है ना, तो प्रबंधन करने का अधिकार, ठीक है। 27 धर्म के आधार पर टैक्स को रोका गया, धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मुगल काल में लिया जाता था क्या? जजिया कर। जो व्यक्ति गैर मुस्लिम था उन सबको क्या किया जाता था? आपसे लिया जाता है कि आप हिंदू हैं, 10 रुपया का महीना दीजिए, 2 रुपया का महीना दीजिए, कोई लेता है? अनुच्छेद 27 में क्या किया गया? किसी विशेष धर्म से संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब जाने दे दीजिए, धार्मिक आधार पर टैक्स को क्या किया गया? धार्मिक आधार पर टैक्स को रोका गया, ठीक है। 28 हम लोग आते हैं, शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। शिक्षण संस्थान समझते हैं? धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान को स्थापित करेगा और धार्मिक शिक्षा देने संबंधित उपलब्ध। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई क्लाउज में, बाद में देखेंगे। बस इसमें शिक्षण संस्थान स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। तो ये हो गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28। 29-30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए। अल्पसंख्यक क्या होता है भाई? जिसकी संख्या 50%, जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भारत में 50% से कम होता है, वही क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक कहलाता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 दोनों क्या है?
अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। अब 29 में क्या कहा गया? कहा गया है कोई भी अल्पसंख्यक अपना भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को क्या करेगा? रक्षा करने का अधिकार है। मतलब अगर कोई उर्दू बोलता है तो उर्दू बोलने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, है ना? उसका संस्कृति है। संस्कृति मतलब क्या होता है? रहन सहन। हमारा संस्कृति है साड़ी पहनना। भारत के लोग, भारत की महिलाएं साड़ी पहनती है। अमेरिका घूमने गए, कोई साड़ी पहने नजर आएगी तो आप क्या सोचिएगा? जरूर। अगर इंडियन नहीं भी है तो इंडियन कल्चर से प्रभावित है। तो संस्कृति क्या होता है? आपका कल्चर क्या होता है? रहन सहन, बड़ों का सम्मान, है ना, रेस्पेक्ट, ये सब हमारा क्या है? तो इन सबको बचाए रखने का अधिकार। उसके बाद आगे बढ़िएगा 29 हो गया। 30 शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार, जैसे सेंट जेवियर, सेंट माइकल, मदरसा, जामिया इस्लामिया, ये सब क्या? अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किया गया शिक्षण संस्थान। इन सबको स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, तो 29-30 हो गया। 31 संपत्ति का अधिकार है। 31 संपत्ति का अधिकार पहले चर्चा किए। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करने की बात कही गई। 5 प्रकार का रिट। पहला, मेंस में विस्तार करेंगे लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। परमादेश, मैंडेमस। अधिकार परीक्षा, क्वारांटो। सेक्टोरी उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। है सारा लिखा हुआ? 32 में है कि नहीं पूरा? अच्छा, यहाँ पे है ना? अब देखिए, सबसे पहले तो 5 प्रकार के रीट को याद करना पड़ेगा। 5 प्रकार का रीट होता है कौन कौन है, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या करके समझाते। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को, हमने कहा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटा, हम लोग अनुच्छेद 22 में देखेंगे निवारक निरोध गिरफ्तारी के संबंध में, तो कोई भी पुलिस स्टेशन में किसी को भी गिरफ्तार करेगा तो मैक्सिमम 24 घंटा तक रखेगा। 24 घंटा के अंदर कहाँ भेजना पड़ेगा उसको? अगर 24 घंटा के बाद किसी को आपने न्यायालय नहीं भेजा तो न्यायालय वहां पे उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करेगा और कहेगा प्रत्यक्ष तरीके से हमारे पास भेजो। क्या कहेगा? प्रत्यक्ष तरीके से हमारे पास भेजो, हमें सशरीर चाहिए, मतलब प्रत्यक्ष तरीके से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट कब जारी किया जाता है? जब राज्य के द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को समय के अंदर 24 घंटे के बाद, अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुआ तो 3 महीना रखा जाता है, आप उसे पुलिस के हवाले न्यायालय नहीं भेजे। दूसरा होता है मैंडेमस, परमादेश। इसमें कहा जाता है अगर सरकार का कर्तव्य है, जो कर्तव्य बांटा गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे सफाई पूरा गंदा हो गया तो उसको साफ करने का किसका कर्तव्य है? म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को, है ना? म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को, और वो सफाई नहीं कर रहा है तो अपने कर्तव्य को कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी अनुमंडल में डीएसपी हैं, वहां पे क्राइम हो गए, जैसे मणिपुर में, मणिपुर सरकार का कर्तव्य क्या है? वहां के मैटर को हेल्प कर, सॉर्ट आउट करना, कर रहा है, नहीं कर रहा। जब राज्य अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ परमादेश, मैंडेमस नामक रिट जारी करता है, पूछता है आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे। अधिकार परीक्षा, जब किसी पद पर आप गलत तरीके से आसीन हो जाते हैं और बाद में पता चलता है न्यायालय को कि आप जो है बिना मेंस दिए, डायरेक्ट इंटरव्यू दिए सिलेक्शन हो गया चोरी करके, तो सरकार आपके खिलाफ रिट जारी करेगा, क्वारंटो, और पूछेगा आप किस अधिकार से इस पद पर हैं, क्योंकि इस पद पर आने के लिए पीटी मेंस इंटरव्यू जो निकालेगा ईमानदारी से वही ना सकता है, किस पद पर। उत्प्रेषण, जब निचला अदालत, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा निचला अदालत हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट की अपेक्षा निचला अदालत कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। जब निचला अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, मतलब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा निचला अदालत में है और महत्वपूर्ण है, तो ऊपरी अदालत क्या करेगा? उसे अपने पास बुला सकता है, उस मामला को अपने पास ला सकता है। इसी को कहा जाता है उत्प्रेषण।
इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है। पोस्टमार्टम में क्या होता है, किसी व्यक्ति का क्राइम हुआ, डेथ हुआ, तो उसको मतलब पोस्टमार्टम करके सच्चाई का पता लगता है। मान लिया जाए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में कोई मामला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे फैसला नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पटना हाई कोर्ट से उस मामला अपने पास बुला लेगा। उत्प्रेषण रीट तभी जारी किया जाता है जब कोई निचला अदालत में महत्वपूर्ण मामला फंसा हो और सुप्रीम कोर्ट या ऊपरी अदालत उसे अपने पास बुलाए। और सबसे लास्ट में होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या कहा गया, सबका कार्य क्षेत्र है। जैसे आपको बता दे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो मामला का सॉर्ट आउट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहे कि हम ही करेंगे, हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र है वो। जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, निचला अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करना शुरू करे तो ऊपरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या करता है, प्रोहिबिशन नामक रीट जारी करता है। ठीक है, तो यही था रीट, इसका विस्तार चर्चा मेंस में करेंगे। ये हो गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33, 34, 35 यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा लिख लीजिए। अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 में है बंद था क्या, तो गर्मी लग रहा है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या, पहले समझ लीजिए 33, 34, 35 क्या है। अनुच्छेद 33 में है सेना एवं मौलिक अधिकार। सेना का जो मौलिक अधिकार है ना, जैसे हम लोग को सरकार मान लिया कुछ गलत करती है तो हम लोग को बोलने का अधिकार है, सेनाओं को बोलने का अधिकार नहीं। सेना में जो होता है, जो रॉ में होता है, जो सीबीआई में होता है, उन सबको सारा मौलिक अधिकार नहीं मिलते। उन लोग का मौलिक अधिकार कुछ क्या होता है, सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर लिया जाता है। जैसे आपको पता होगा एक यादव जी थे यूपी के, कुछ दिन पहले जो है सेना में थे और रोटी खिलाने से संबंधित कोई मामला आया था और फेसबुक पे वो वीडियो छोड़े थे ना। वो गलत तो किया नहीं था, उसका अनुच्छेद 19 था, 21 का हनन हो रहा था, 19 में बताया वो अपने बात, लेकिन उसको निकाल दिया गया क्योंकि सेनाओं जो होता है, जो सेना से संबंधित जो सरकारी कर्मचारी में सेना, रॉ, इन सब में जो है उसका कुछ मौलिक अधिकार का क्या होता है, युक्त प्रतिबंध लगा होता है। अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ, जहां कहीं भी सैनिक शासन लगेगा, जैसे मणिपुर में सैनिक शासन लगाया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में सैनिक शासन लगाया गया, तो वहां के लोगों का मौलिक अधिकार कुछ प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे सैनिक शासन जहां पे लगता है ना, सेना को अधिकार है घर में घुस करके, किसी व्यक्ति के घर में घुस करके वहां पे छापामारी करने का, उसका इंटरनेट छीन लेने का, मोबाइल छीन लेने का, ये सब अधिकार किसको मिल जाता है, सेना को मिल जाता है। उसी को कहा जाता है मार्शल। जैसे धारा 144 एक जगह आपको मिलने के लिए नहीं देता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के लिए सबके साथ मिलकर रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो यही है अनुच्छेद 34। और लास्ट में है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या है, हमने पहले ही बताया, मौलिक अधिकार को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो अधिनियम बनाया जाता है संसद, जैसे हमने बताया था ना, अनुच्छेद 17 में कह दिया छुआछूत का अंत करेंगे, लेकिन उसको और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरिजन एक्ट लाया गया ना। तो हरिजन एक्ट किसके द्वारा लाया गया, संसद के द्वारा। तो मौलिक अधिकार को और बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संसद क्या करेगी, अधिनियम बनाएगी। यही था अनुच्छेद 35। तो 12 से लेकर के 35 तक। फिर से बताया, जैसे कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा है। जब भेदभाव होता है जाति के आधार पे तो पुलिस एक्शन लेती है ना, हरिजन एक्ट केस किया जाता है ना। तो इसको अनुच्छेद 15 को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अधिनियम बनाया ना, हरिजन एक्ट, SC ST हत्या निवारण अधिनियम, राजीव गांधी के समय बना था 89 में। तो ये कौन बनाया, संसद बनाया। किस अनुच्छेद के तहत बनाया, 35 के तहत।